Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th lesson 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a 4th part of this chapter and our heading was the aristocracy and the new middle class. हम पढ़ रहे थे aristocracy और new middle class के बारे में पढ़ रहे थे. And aristocracy was the dominant class. Aristocracy जो royal लोग थे वो दूसरों पे dominate करते थे. So next start from here student. In western and parts of the Central Europe, the growth of industrial production and trade mean the growth of town and the emergence of commercial classes whose existence was based on the production for the market. In western and parts of the Central Europe, student Central Europe और उसके जो western part में क्या था, industries growth हो रही थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रही थी, व्यापार बढ़ रहा था और इसका मतलब ये था मीन के ग्रोथ ऑफ टाउन, कि टाउन में ग्रोथ हो रहा है, टाउन में विकास हो रहा है. और क्या था, कमर्शियल क्लासेस अमर्ज हो रही थी. और कमर्शियल क्लासेस किस पे बेस्ड थी स्टूडेंट? ऑन प्रोडक्शन फॉर मार्केट, कि उन्हें प्रोडक्शन चाहिए थी मार्केट के लिए, मार्केट में चीज़ें बेचने के लिए. तो वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में इंडस्ट्रीज थी और जो है उस ट्रेड थे, व्यापार थे, जिसकी वजह से टाउन जो ग्रोथ कर रहे थे. और कमर्शियल क्लासेस जो हैं उनका बेस यही था कि जो भी उनको प्रोडक्शन मिलती थी वो मार्केट में सेल कर देते. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इंग्लैंड में शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में. बट इन फ्रांस और पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और कहते फ्रांस में और कुछ जर्मन के पार्ट्स में जो है ये ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ. इन इट्स वे न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बी. और जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ, तो नए सोशल ग्रुप भी आए. और वो कौन से थे स्टूडेंट? वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी, वो लोग थे जो काम करते थे. मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, और मिडिल क्लास के लोग थे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल थे. इन सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर. और कहते जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप था वो तो हमने पढ़ा था, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न पढ़ा. और अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप वर स्मॉलर इन नंबर. ये जो लोग थे वो इनकी जो है ग्रुप जो है कम थे, इनकी काउंटिंग में बहुत कम थे. टिल लेट 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के आखिर में. इट वॉज अमंग द एजुकेटेड. कहते ये कौन थे? एजुकेटेड लोग थे, लिबरल मिडिल क्लासेस थे. दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी. कहते ये जो थे, इट वाज अमंग द एजुकेटेड, ये जो एजुकेटेड लोग थे और लिबरल जो मिडिल क्लास लोग जो थे, उनको ये आइडिया आया नेशनल यूनिटी का कि हमारे नेशन में यूनिटी आनी चाहिए. फॉलोइंग द, और उन्होंने ये भी फॉलो किया कि जो एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेज हैं उसको एबोलिश कर दिया जाए. जो शाही लोग जो अपनी शाही ज़िंदगी जी रहे हैं, बाय बर्थ जिनको अधिकार दे दिए हैं, वो ख़त्म हो और नेशनल में यूनिटी हो, सब बराबर हों. तो ये मूवमेंट ने जो है पॉपुलैरिटी की, तो ये मूवमेंट जो है फेमस हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर. और कहते हैं ये लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये क्यों हुआ? आइडियाज ऑफ द नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. कहते आइडिया ऑफ द नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के शुरू में ये आइडियाज शुरू हो गए थे कि नेशनल यूनिटी चाहिए, देश के अंदर एकता चाहिए. सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली एलिड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. कहते यूरोप भी इस आइडिया के बिल्कुल भी नज़दीक था कि लिबरलिज्म चाहिए, आज़ादी चाहिए. द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. और कहते हैं ये जो टर्म है स्टूडेंट, ये जो वर्ड लिया गया लिबरलिज्म, ये कहाँ से लिया गया? ये लेटिन रूट है, लेटिन का वर्ड है एक लिबर, लेटिन के एक लिबर वर्ड से ये वर्ड लिया गया. और जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्री, आज़ाद. फॉर न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम. और जो नए मिडिल क्लास के लोग आए थे उनका मतलब लिबरलिज्म ये से था कि फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑल बिफोर द लॉ. और जो मिडिल क्लास के लोग थे उनके लिए तो फ्रीडम का मतलब ये था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि वो सब बराबर हैं कानून के सामने. पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट. और पॉलिटिकली इट एम्फेसाइज द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट. और पॉलिटिकली तो ये क्या है, ये इस पे जोर दिया गया था
कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कि गवर्नमेंट इसको माने, कि ये जो है गवर्नमेंट का कंसेप्ट था कि गवर्नमेंट इसको माने कि सभी जो है कानून के सामने बराबर हैं। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड द एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन, कहते जब से फ्रेंच रेवोल्यूशन आई, लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। और कहते जब से फ्रांस जो की क्रांति जब शुरू हुई है, इसमें लिबरलिज्म किसके लिए स्टैंड हुआ है कि ऑटोक्रेसी को ख़त्म करो, जिनके प्रिविलेजेस बाय बर्थ जिनको दे दिए गए हैं उनको ख़त्म करो, एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, और जो क्लेरिकल प्रिविलेजेस हैं वो दिए गए हैं, जो ऑफिस के अधिकार दिए गए हैं उनको ख़त्म करो। एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और वो ये कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और संविधान होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, ये पार्लियामेंट से होने चाहिए, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग। 19th century liberals also stress the inviolability of private property, और कहते 19वीं शताब्दी में भी स्टूडेंट क्या हुआ, लिबरल्स आल्सो स्टैंड, और जो लिबरल थे जो आज़ादी चाहते थे वो ये भी चाहते थे इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनके ऊपर जो भी है कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं करे, उसका कोई नुकसान नहीं करे। येट इक्वली बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। फिर भी स्टूडेंट जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने जो सब बराबर थे, ये इसके लिए भी स्टैंड नहीं करता था कि यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज होता है द राइट टू वोट, कि वोट डालने का अधिकार जो है, इसका मतलब ये भी नहीं था कि अगर वो बराबर हैं तो उन्हें वोट डालने का अधिकार भी है। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, आपको याद होगा कि जब फ्रांस में क्रांति थी, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपीरियंस इन लिबरल डेमोक्रेसी, विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट। कहते ये पहला रेवोल्यूशन की जब क्रांति हुई, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या मार्क करता है कि ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था लिबरल डेमोक्रेसी में। द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओइंग मैन। कहते ये जो राइट टू वोट, जो वोट डालने का अधिकार है, और ये किसको दिया गया, या इलेक्शन में लड़ने का जो इनको है, इलेक्शन में खड़े होने का जिनको अधिकार था, वो सिर्फ उन्हीं को था, प्रॉपर्टी ओइंग मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी है उन्हीं को अधिकार था कि वो वोट डाल सकते हैं और वो इलेक्टेड भी हो सकते हैं। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स, और कहते वो आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है या जो लेडीज़ थी उनको जो है पॉलिटिकल राइट नहीं थे। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल अडल्ट मेंबर्स मेल एंजॉय सफरेज। ओनली ए ब्रीफ पीरियड, कहते छोटे से पीरियड के लिए जब जैकोबिन क्लब बनाया गया था तो क्या हुआ स्टूडेंट, ऑल अडल्ट एंजॉय सफरेज, और जितने भी ऑल अडल्ट मेल आदमी थे सिर्फ वो वोट डाल सकते थे। However, the Napoleonic code went back to the limited suffrage, और जो कहते हैं नेपोलियन ने कोड बनाया था, जो नेपोलियन का कोड था उसमें भी क्या था, लिमिटेड सफरेज था, उसमें भी लिमिटेड सफरेज था कि लिमिटेड लोगों को वोट डालने का अधिकार था। एंड रिड्यूस द वुमेन ऑफ द स्टेटस ऑफ द माइनर, और उन्होंने जो है जो वुमेन का स्टेटस को रिड्यूस कर दिया था कि औरतों को जो वोट डालने की अधिकार, औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-property men organized opposition, और फिर स्टूडेंट क्या हुआ जब वुमेन को जो अधिकार नहीं है, रिड्यूस वुमेन टू द स्टेटस ऑफ द माइनर, और जो वुमेन का स्टेटस जो है कम कर दिया गया, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर एंड हस्बैंड, और वुमेन को ये माना गया कि ये तो अथॉरिटी है, फादर की अथॉरिटी है, फादर का उस पर हक है या हस्बैंड का हक है, वो वोट नहीं डाल सकती है। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-property men, और कहते हैं पूरे 19th सेंचुरी में क्या हुआ, और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुआ तो वुमेन को और जो नॉन प्रॉपर्टी मैन थे जिनकी प्रॉपर्टी नहीं थी, और औरतों को जो है वो औरतें जो वो क्या थी, ऑर्गेनाइज ओपोजिशन, उन्होंने जो ओपोजिशन मूवमेंट्स शुरू कर दिए। नॉन प्रॉपर्टी मैन और वुमेन, उन्होंने कहा हमें वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है, तो वो उनके खिलाफ हो गए, और उन्होंने क्या डिमांड किया, इक्वल पॉलिटिकल राइट, उन्होंने कहा हमें तो बराबर के अधिकार चाहिए। इन द इकोनॉमिक स्फेयर, और स्टूडेंट अगर आर्थिक स्थिति में देखा जाए तो लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ द मार्केट्स,
और लिबरलिज्म, आर्थिक स्थिति में हम लिबरलिज्म का मीनिंग देखते हैं तो ये जो स्टैंड होता है वर्ड इसलिए है फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि उन्हें मार्केट की आज़ादी चाहिए, एंड एबोलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, और उन्हें ये आज़ादी चाहिए कि एक तो मार्केट की आज़ादी चाहिए और उन्हें एबोलिशन चाहिए, वो ख़त्म करना चाहते थे क्या, स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि वो स्टेट की रिस्ट्रिक्शन जो है ख़त्म कर देना चाहते थे। उन्होंने कहा जब स्टेट ने इम्पोज किए हैं रिस्ट्रिक्शंस, जो उन पे रोक लगा रखी है, चीज़ों पे और कैपिटल पे रोक लगाई हुई है, इसको ख़त्म किया जाए। और तो आर्थिक स्थिति में उनका मतलब, उनका आज़ादी का मतलब यही था कि वो ये चाहते थे स्टेट की कोई भी रोक नहीं होनी चाहिए माल के ऊपर और जो पैसे के ऊपर। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ अमर्जिंग मिडिल क्लास, और 19th सेंचुरी में ये जो है मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि जो एरिस्टोक्रेसीज हैं, जो बड़े लोग हैं, रॉयल लोग हैं, इनकी जो है प्रिविलेजेस को ख़त्म किया जाए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द जर्मन स्पीकिंग रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। स्टूडेंट, हम एग्जांपल ले लेते हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, उस एरिया की बात है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19th सेंचुरी का पहला हाफ था उसकी बात करते हैं। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ Napoleon administrative measure had created out of countless small principalities a confederation of 39 states। कहते जो नेपोलियन का एडमिनिस्ट्रेटिव था, स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था, हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट। जो उसने नेपोलियन ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेजर बनाया था, वो उसने कैसे बनाया स्टूडेंट, वो डिपेंड था कि काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ऑफ कॉन्फेडरेशन, उसने 39 स्टेट का एक संघ बनाया था। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी, उसने 39 स्टेट का जो प्रिंसिपलिटी है कन्फेडरेशन होता है, संघ बनाया। प्रिंसिपलिटीज़ के उसने जो है एक शासित प्रदेश बनाए, 39 जो है उसने संघ बनाए और उसके जो प्रदेश थे, ईच ऑफ दम, और जो हर उसका जो स्टेट था, ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। जो 39 स्टेट्स बनाए और 39 में हर स्टेट की अपनी करेंसी थी, उनका अपना तोलने का तरीका अलग था, मीज़र नापने का तरीका अलग था। ए मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हेम्सबर्ग टू न्यूरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर। कहते उस समय जब व्यापारी स्टूडेंट जब ट्रेवल करते थे ना 1833 में, तो क्या था, जब वो हेम्सबर्ग से लेकर न्यूरमबर्ग तक जाते थे अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, टू सेल हिज गुड्स हैं चीज़ें, तो जब वो अपनी चीज़ों को बेचने जाते थे, वुड हैव हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम बैरियर, तो उन्हें 11 कस्टम बैरियर से होके गुजरना पड़ता था। एंड पे ए कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ दम, और जब वो 11 कस्टम बैरियर से होके जाते थे और हर कस्टम बैरियर पे उन्हें 5% जो है अपनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। ड्यूटीज़ वर ऑफन लिवेड अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ मीजर ऑफ द गुड्स, और जो ड्यूटीज़ उनको दी हुई थी वो अकॉर्डिंग टू वेट ऑफ द मेजरमेंट, उनका जो वेट था, उनका जो जितना तोल होता था ऑफ द गुड्स, जितनी चीज़ का वेट होता था उसके अकॉर्डिंग जो है उनको ड्यूटीज़ दी जाती थी, उनको टैक्स दिया जाता था। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। कहते वो 11 जगह पे जो है 11 कस्टम बैरियर्स क्रॉस करके जाते थे, और हर एरिया में स्टूडेंट क्या था, एज ईच रीजन, हर एरिया में क्या था, अपना सिस्टम था, तोलने का अपना था, नापने का अलग था, और जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी वो जो है वेट को देख के, कितना वेट है चीज़ का, उस हिसाब से जो है उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। और हर स्टेट का वेट और मीज़र का भी तरीका अलग था, तोलने का अलग सिस्टम था, मीज़र का नापने का अलग था। दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन, और इससे क्या होता था कि बहुत टाइम लगता था कैलकुलेशन करने में। द मीज़र ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल, कहते हम एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट कि कपड़े को कैसे नापा जाता था, वाज द इले विच इन रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। कहते कपड़ा जो नापते थे ना उसको इले बोलते थे, और इसका मतलब होता था ईच रीजन, हर रीजन में क्या था, डिफरेंट लेंथ को इले बोला गया था। एन इले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल ब्रॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू, और अगर इले जो है कपड़े को नापने का जो तरीका था फ्रैंकफर्ट में क्या था, वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ, और इले का जो था फ्रैंकफर्ट में तो था
54.7 सेंटीमीटर कपड़ा था। और मेंज में इले था 55.1 सेंटीमीटर था। और न्यूरमबर्ग में इले का मतलब था 65.6 सेंटीमीटर था। एंड फ्रीडबर्ग में था 53.5 सेंटीमीटर था। तो हर एरिया में स्टूडेंट क्या था, नापने का तरीका जो था वो अलग था। सच कंडीशन वर यूज्ड एज ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। और ऐसी कंडीशन क्या थी, ऑब्स्टेकल थी, रुकावट थी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, आर्थिक स्थिति में जो थी ये चीज़ें जो रुकावट थी, क्योंकि इले का मतलब क्या है, हर स्टेट के अंदर अलग सेंटीमीटर था। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस, तो कहते हैं अगर न्यू क्लासेस जो हैं वो ग्रोथ कर रही हैं तो उनके लिए ये एक रुकावट था। हु आर्गुड फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द 100 मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल। कहते हु आर्गुड, और लोग क्या चाहते थे, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। वो ये कहते थे एक ही सिस्टम होना चाहिए इकोनॉमिक का, आर्थिक स्थिति जो है टेरिटरी के अंदर वो एक ही होना चाहिए। अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ, अनहिंडर्ड होता है बिना रुकावट के। कहते इकोनॉमिक सिस्टम जो है टेरिटरी में एक ही जैसा यूनिफाइड होना चाहिए, और जो लोगों को अलाउ करे अनहिंडर्ड बिना रुकावट के मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एंड कैपिटल, के बिना किसी रुकावट के लोग जो है सामान को जो बेच सकें, और लोग और जो कैपिटल है, लोग भी इधर उधर जा सकें और कैपिटल को भी जो है वो यूज़ कर सकें। स्टूडेंट इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जुलवेरिन वाज फॉर्म्ड एज द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। और 1834 में क्या हुआ, एक कस्टम यूनियन बनी। और कस्टम यूनियन का दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट, जोलिवेरिन। जोलिवेरिन का मतलब क्या है, कस्टम यूनियन। उन्होंने एक कस्टम यूनियन बनाई जो उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, पैसा देना पड़ता था बैरियर पे। इन 1834 ए कस्टम यूनियन और जोलिवेरिन वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रशिया। और ये किसने शुरू किया, प्रशिया ने इनिशिएट किया, प्रशिया ने शुरू किया। और उसके बाद ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट, और फिर जर्मन के बहुत सारे स्टेट्स ने भी यही, उनकी भी यही डिमांड थी कि कस्टम यूनियन होनी चाहिए, सिस्टम जो है एक जैसा होना चाहिए। द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर, द यूनियन एबोलिश टैरिफ बैरियर एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 और 2। और तो फिर क्या हुआ, जब उन्होंने यूनियन बनाई तो क्या हुआ, एबोलिश द टैरिफ बैरियर, और टैरिफ बैरियर को एबोलिश कर दिया। जो कस्टम बैरियर था, जो बैरियर पे टैक्स लिया जाता था, उसको जो है एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी, और करेंसी को भी जो है रिड्यूस कर दिया। फ्रॉम ओवर 30 to 2, फ्रॉम ओवर 30 to 2, 30 से 2 तक जो है करेंसी को जो है रिड्यूस कर दिया गया। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। और फिर क्या हुआ, द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे, और उसके बाद जो रेलवे का नेटवर्क जब फैला स्टूडेंट, तो क्या हुआ, तो इसने भी क्या किया, स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये भी जो है एक इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट को जो है हार्नेस कर रहा था, रोक रहा था टू द नेशनल यूनिफिकेशन। इससे क्या था, नेशनल यूनिफिकेशन नहीं हो रही थी। ए वेव ऑफ इकोनॉमिक nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time. A wave of economic national, कहते एक लहर उठ गई, इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। और फिर उस समय जो है एक लहर उठी स्टूडेंट, और जिसने जो है मजबूत किया, स्ट्रेंथन किया द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो एक पूरे नेशन में जो है सेंटिमेंट्स फैल चुके थे, उनको जो मजबूत किया। आफ्टर 1815, 1815 के बाद में जो है एक न्यू कंजर्वेटिव स्टार्ट हुई है। न्यू कंजर्वेटिज्म होता है कि ये एक फ़िलासफ़ी है जो इम्पोर्टेंस देती है, ट्रेडिशन को इम्पोर्टेंस देती है, और जो ये कहती है कि इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होने चाहिए, कस्टम्स जो है इस्टेब्लिश होने चाहिए। और ये कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा विकास चाहते हैं, अपने में बदलाव लाने के लिए। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ द नेपोलियन इन 1815, 1815 में क्या हुआ स्टूडेंट, नेपोलियन जो हार गया था। यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। जब नेपोलियन हार गया तो यूरोपियन गवर्नमेंट जो है वो कौन चलाती थी, स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कुछ कंजर्वेटिज्म थे, कुछ लोग थे जिन्होंने जो है सरकार को चलाया। कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट द एस्टेब्लिश्ड
ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ द स्टेट ऑफ सोसाइटी। और कंजर्वेटिव क्या बिलीव करते थे? कंजर्वेटिव ये बिलीव करते थे कि वो ये चाहते थे कि एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, वो ये कहते थे स्टेट और सोसाइटी में जो हमारे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थे, जो हमारे प्राचीन इंस्टीट्यूशन थे, वो दोबारा से एस्टेब्लिश होने चाहिए, स्थापित होनी चाहिए। लाइक द मोनार्की, वो चाहते थे मोनार्की होनी चाहिए, एक राजा का शासन होना चाहिए, चर्च होने चाहिए, सोशल हियरार्की होने चाहिए। सोशल हियरार्की क्या होता है? जो समाज का वर्गीकरण है। प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड द फैमिली, और परिवार के बारे में। तो कंजर्वेटिज्म जो थे, जो रूढ़िवादी लोग थे, वो ये चाहते थे कि उनको परिवार, प्रॉपर्टी, सोशल वर्क, चर्च, मोनार्की, एक राजा होना चाहिए। जब नेपोलियन हार गया, शुड बी प्रिजर्व्ड, ये सब जो है प्रिजर्व होने चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। और बहुत सारे कंजर्वेटिव तो ऐसे थे, बहुत सारे रूढ़िवादी ऐसे लोग थे जो ये प्रपोज नहीं करते थे कि प्री रेवोल्यूशनरी डेज, कि जो पहले के दिन थे समाज में, वो ऐसे वापस आ जाएं। रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंज इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन। लेकिन वो ये महसूस करते थे, कुछ लोग नए जो है वो ये महसूस करते थे कि जो नेपोलियन ने जो शुरू की थी चेंजेस, उस हिसाब से ही जो है गवर्नमेंट रूल करना चाहिए। दैट मॉडर्नाइजेशन कुड इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट लाइक द मोनार्की। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन था, जो आधुनिक टाइम था, वो क्या था स्टूडेंट? इनफैक्ट स्ट्रेंथन ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उन्होंने जो है उनकी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन थी उसी को जो है उन्होंने स्ट्रेंथ किया, उसी को पावर में लेके आए, लाइक द मोनार्की। उन्होंने कहा मोनार्की होना चाहिए, मोनार्की खत्म हो गया था, जो एक ही राजा होता है रूल करता है, उसको ख़त्म कर दिया था। लेकिन लोगों का मॉडर्नाइजेशन यही चाहता था कि दोबारा से मोनार्की आए, जब नेपोलियन हार गया था। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रेंग। और उन्होंने कहा अगर एक ही राजा होगा तो क्या होगा, स्टेट जो है ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा इफेक्टिव और स्ट्रांग होगा। ए मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, कहते हैं मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट नौकरशाही, ए डायनामिक इकोनॉमी, और इकोनॉमिक जो है कैपिटल जो है मूवमेंट हो, कि सबके हाथ में पैसा हो। द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, और उन्होंने कहा सामंतवाद को जो इसको ख़त्म किया जाए। सर्वडम जो है दास प्रथा को ख़त्म किया जाए। कुड स्ट्रेंथन द, कहते अगर ये सब चीज़ें होंगी तो इससे क्या होगा, ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो है पावरफुल बन जाएगी। यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्की जो है, जो रॉयल जो मोनार्की थी, जो राजा था, उसको वो जो ताकतवर तभी बन सकता है अगर मॉडर्न आर्मी हो, एफिशिएंट नौकरशाही हो, डायनामिक इकोनॉमी हो, इकोनॉमिक जो है वो डायनामिक हो। द एबोलिशन और फ्यूडलिज्म को अगर ख़त्म कर दिया जाए, सर्वडम दास प्रथा को ख़त्म कर दिया जाए, तो क्या होगा, यूरोप के अंदर मोनार्की जो है ताकतवर बन जाएगी। इन 1815 स्टूडेंट 1815 में क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर्स, और कहते हैं यूरोपियन पावर के जो लीडर्स थे, और वो यूरोपियन पावर कौन सी थी स्टूडेंट? ब्रिटेन, रशिया, प्रेशिया, ऑस्ट्रिया, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड द नेपोलियन। इन्होंने मिलके जो है नेपोलियन को हराया था। और जैसे सारे मेट एट वियना टू ड्रॉ ए पे सेटलमेंट फॉर यूरोप, और ये सब जो है वियना पे इकट्ठे हुए और इन्होंने कहा कि अब हम सेटलमेंट करेंगे, यूरोप के लिए सेटलमेंट करेंगे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख, और ये कांग्रेस जो है उसको होस्ट किया गया। और किसने होस्ट किया? जो कांग्रेस को होस्ट किया वो ऑस्ट्रियन चांसलर था, उसका नाम था ड्यूक मेटरनिख। So student, I have taught you fourth part of this chapter, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.